हूं शिवांगी वाजपेयी, आप देख रहे हैं 10 कदम। पूरे देश में लाउड स्पीकर को लेकर घमासान मचा हुआ है। मस्जिदों में लाउड स्पीकर से होने वाली अजान के बाद उसके जवाब में लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा पढ़ी जाने लगी। लेकिन अब हनुमान चालीसा और अजान के विवाद के बाद लाउड स्पीकर से महंगाई डायन का सुर तेज हो चुका है। आपको बता दें कि वाराणसी में सपा के नेता उन्होंने अब घर में अपने लाउड स्पीकर लगवा लिया है, जिसने वो महंगाई डायन खाएजात का गाना यानी कि उसके सुर अब छेड़ते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर कहा है कि हम जनता के मुद्दों को लेकर बीच में जाएंगे। महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, इन सब मुद्दों को हम अब जनता को लेकर जागरूक करने वाले हैं। लेकिन क्या लाउड स्पीकर से महंगाई के मुद्दे को सामने रखकर समाजवादी पार्टी जनता के बीच में इसके लिए एक जागरूकता पैदा करना चाहती है और इसका नतीजा कैसा होगा, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक प्रतिक्रिया है, वो सुना देते हैं आपको। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान का यह गाना हम लोग यहाँ प्रसारित कर रहे हैं, यह धुन प्रसारित कर रहे हैं। और भी आने वाले समय में अगर तनाव बढ़ता रहा तो भगत सिंह यूथ फ्रंट अपने कार्यकर्ताओं के साथ यह फैसला लेता है कि बनारस के सभी प्रमुख चौराहों पर यह धुन प्रसारित किया जाएगा, ताकि बनारस और देश के अंदर अमन, चैन और शांति की बहाली हो सके। उत्तर प्रदेश में ये लाउड स्पीकर के माध्यम से ये अजान और आरती को विरोध करके इसे मुख्य मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम सभी समाजवादी साथी देश का जो मुख्य मुद्दा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है और सुरक्षा है, इसलिए हम लोग इस लाउड स्पीकर के माध्यम से जनता को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम भारत के लोग मुख्य मुद्दों से न भटके। और तो आपने देखी तस्वीर देखी और इसी के साथ साथ सुना भी किस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि हम महंगी शिक्षा, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ता अपराध और इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और लाउड स्पीकर के जरिए हम लोगों को जगाने की कोशिश करेंगे। यानी कि जो अजान और हनुमान चालीसा का विवाद था लाउड स्पीकर को लेकर, अब उसके बाद महंगाई का भी यहाँ पर एक नया सिनेरियो खड़ा किया जाने लगा है लाउड स्पीकर के जरिए। यानी कि महंगाई के मुद्दे को जनता के बीच में लाने का एक अलग तरीका निकाल लिया गया है। और हमारे साथ हमारे जो मेहमान जुड़े हैं उनसे मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। सबसे पहले अरुण प्रकाश जी बीजेपी नेता के तौर पर हमारे बीच जुड़े हुए हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। और इसके बाद जैसे हमारे एक एक करके बाकी दो मेहमान जुड़ेंगे उनसे भी आपका तारुफ करवाएंगे। सबसे पहले अरुण जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आप कौन सी ऐसी नींद सो गए कि आपको जगाने के लिए महंगाई के मुद्दे पर, क्योंकि महंगाई के मुद्दे पर सरकार उतना कुछ खुलकर बोलती है नहीं, लाउड स्पीकर लगने लग गए वाराणसी में। शिवांगी जी, हमें हंसी आती है समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर, क्योंकि पिछले कुछ अभी काफी मार्च के ही महीने में एक जनादेश आया था जिसमें ये सारे मुद्दे उठा चुके हैं समाजवादी पार्टी के लोग, और जनता ने उस पर अपना निर्णय भी दिया है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि जब प्रदेश के कानून व्यवस्था की बात की जा रही हो, जब प्रदेश में शांति और अमन चैन की बात की जा रही हो, तो एक नए तरीके से माहौल को दूषित करने का, प्रदूषित करने का प्रयास है, कुत्सित प्रयास है समाजवादी पार्टी के नेताओं के तरफ से। क्योंकि अजान पे भी और उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय का निर्णय आया था कि इसके वॉल्यूम कम होनी चाहिए, उस पे भी हम लगातार प्रयास करते रहे और काफी हद तक उसमें भी कामयाबी मिली। लेकिन अरुण जी देखिए, अब वॉल्यूम कम करना अजान को ही लेकर नहीं, हनुमान चालीसा को लेकर ही नहीं है, अब ये मुद्दा अलग हो चुका है। अब समाजवादी पार्टी ने एक तरीका ये अपना लिया कि हम लाउड स्पीकर से अजान और हनुमान चालीसा को नहीं लाएंगे बीच में, हम जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर आएंगे, महंगाई के मुद्दे को लेकर वो आ रहे हैं बीच में। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को महंगाई के मुद्दे को लाना चाहिए, लेकिन उसके पहले उन्हें ये देखना चाहिए कि प्रदेश और देश और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति क्या है। उन अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों के माकूल अगर मैं खाली पेट्रोल और डीजल के छोड़ दूं बात, या सीएनजी की बात छोड़ दूं, तो निश्चित रूप से आप देखें खाद्यान्न पे जिस तरीके से हम जनता के बीच में जनता की सेवा कर रहे हैं, उसके बावजूद खाद्यान्न निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, चाहे सब्जी हो, दाल हो, गेहूं हो,
चावल हो, इन सब के मूल्य निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नहीं बढ़ेंगे। अरुण जी, लेकिन आप पेट्रोल, डीजल, सीएनजी कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी आप सही कह रहे हैं कि हम नहीं छोड़ सकते। इसको अगर आप छोड़ देंगे तो बाकी चीजों को आप ऑटोमेटिक छोड़ते जा रहे हैं पीछे, जो महंगी हो रही है। नहीं शिवांगी जी, ट्रांसपोर्टेशन कितना महंगा हो रहा है। शिवांगी जी, तो ये मुद्दे हम कैसे छोड़ दें? यही तो मेन मुद्दे बने हुए हैं अभी। आप विश्वास कीजिए कि थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को ठीक होने दीजिए। चलिए, आप अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का देखिए अरुण जी, आप अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का हवाला देकर जनता को ये नहीं समझा सकते कि इसलिए हम ये महंगाई कर रहे हैं। जनता चाहती है आपसे एक समय सीमा की कब आप कम करेंगे। मैं संदीप जी के पास चलती हूँ। संदीप जी, देखिए, बीजेपी की तरफ से सीधे कह दिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम किस तरीके से लड़ रहे हैं वो आप सब जानते हैं, लेकिन फेलियर आपका है कि 5 राज्यों में महंगाई का इतना बड़ा मुद्दा बनते बनते भी सरकार जो है वो बन जाती है 5 राज्यों में, आपको यहाँ पर पछाड़ देती है। तो कैसे महंगाई का मुद्दा आप इतना हावी नहीं कर पाए जनता के बीच में जाकर कि बीजेपी को फिर से मैंडेट मिल गया एक के बाद एक 5 राज्यों में? जी, देखिए, पहली बात तो महंगाई पर जिस प्रकार से ये विश्व की परिस्थितियों को दोषी करार दे रहे हैं, हमारे मित्र को मोदी जी का बयान सुनना चाहिए। अभी लोकसभा में उन्होंने कहा कि एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो भारत में महंगाई के लिए दक्षिण कोरिया के युद्ध को जिम्मेदार ठहराया करते थे, ऐसे भी प्रधानमंत्री हुए। समय बड़ा बलवान होता है। अभी ज्यादा से ज्यादा ये 3 महीने पहले की बात है और आप आज उसी की दुहाई दे रहे हैं। अरे भाई, नींबू का यूक्रेन से क्या मतलब है, रसिया से क्या मतलब है? 300 रुपए किलो पहुंच गया और आप कह रहे हैं कि हम जो है कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की बात कर लेते हैं, इस वजह से हम महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं। अरे, आपके प्रयागराज के जिला अध्यक्ष के घर को लूट लिया जाता है, आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। पूरे प्रदेश में एक दिन में कम से कम सैकड़ों लूट की घटनाएं हो रही हैं प्रतिदिन, आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। किस आधार पे आप कह रहे हैं? लगातार हत्याओं का दौर जारी है। उसी प्रयागराज में तीसरा सामूहिक ब्राह्मण के घर में नरसंहार है। 5 लोग इसके पहले होलागढ़ में मारा गया था। आज फिर एक देखिए, अभी तत्कालिक घटना हुई है, एक तिवारी परिवार को पूरा साफ कर दिया गया और एक इसी तरह एक ब्राह्मण परिवार में इनके राज्य में, ये तीसरी घटना मैं बता रहा हूँ और प्रयागराज की घटना बता रहा हूँ। तो ये आप कर क्या रहे हो? कानून व्यवस्था किस आधार पे आप बात कर रहे हो? ठीक है संदीप, आप कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बात तो यही ना कि आप कानून से जुड़े मुद्दों को दिखा रहे हैं, जो आप घटनाएं गिना रहे हैं, जो आप महंगाई का मुद्दा बना रहे हैं, उसके बावजूद भी तो बीजेपी के पास देखिए क्या कौन सी ऐसी शक्ति है कि ये जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं इसके बावजूद भी जनता महंगाई पर ही मुहर लगा देती है। एक वक्त ऐसा था जब दिल्ली में सुषमा स्वराज की सरकार गिर गई थी प्याज की महंगाई को लेकर, और आज क्या हो रहा है? महंगाई के बावजूद भी 14 में भी बीजेपी, 19 में भी बीजेपी, और अब 17 में भी बीजेपी, और अब 22 में भी बीजेपी, आगे भी और राज्यों में चुनाव। तो अब बताइए तो जरा कि कैसे महंगाई का इतना बड़ा मुद्दा विपक्ष जो है वो सही से उठा नहीं पा रहा है। देखिए, विपक्ष बिल्कुल उठा रहा है, लेकिन इनकी मदद के लिए कौन कौन लगे हुए हैं? बहुत सारे हमारे मीडिया के ही चैनल किस तरीके से, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, अभी बात हो रही थी, लगातार डिबेट चल रही है और उस एक राज्य उसका चैनल का एक पर्टिकुलर राज्य का जो भाग है उसमें लगातार उस खबर को, उस डिबेट को दिखाया जा रहा है। किस लिए? कि माहौल खराब हो। किस पे? हिंदू बनाम मुस्लिम पर। तो जो जिस तरीके से जो चौथा स्तंभ काम करना चाहिए, जो चल रहा है, जो अजान को लेकर, जो हनुमान चालीसा को लेकर जो चीजें चल रही हैं, मीडिया उसी को तो दिखाएगा ना, जो बीच से, आपके बीच से, समाज के बीच से चीजें आ रही हैं। जी शिवांगी जी, तो अगर हम बार बार सच्चाई दिखा सकते हैं तो आप महंगाई का मुद्दा बार बार उठाकर क्यों नहीं सरकार को घेर पाते हैं सही से? मैं आती हूँ आपके पास, हमारे साथ तो 2 मेहमान और भी जुड़ चुके हैं। आती हूँ संजीव जी, नीरज यादव जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं सभा से, नावेद शिको जी वरिष्ठ पत्रकार है वो भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। नीरज जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया एक वीडियो को दिखाते हुए कहा कि अब महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा के मुद्दों को लेकर जागरूक करेंगे। आपके ही नेता ने वाराणसी में लाउड स्पीकर तो लगाया है, लेकिन हनुमान चालीसा को लेकर नहीं, महंगाई को लेकर, अजान को लेकर नहीं, महंगाई को लेकर। तो किस तरीके से आपको लग रहा है कि ये लाउड स्पीकर लगा के महंगाई का मुद्दा जो जनता के कानों तक पहुंचा पाएंगे? ये संभव लग पा रहा है आपको? बिल्कुल। आवाज नहीं, नीरज जी, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल, हाँ मिल रही है मैम जी। नीरज जी, देखिए, आपके ही वाराणसी में नेता है रविकांत विश्वकर्मा जी, उन्होंने लाउड स्पीकर लगा दिया है, लाउड स्पीकर से, लेकिन अब वो अजान और हनुमान चालीसा नहीं सुना रहे, वो महंगाई, डायन खाए जाते गाना सुना रहे हैं।
तो ये गाना आप बजा बजा कर दिन में 5 बार कैसे जनता को जागरूक करेंगे, जब एक के बाद एक बीजेपी चुनाव जीत रही है, महंगाई के बीच में भी? देखिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा चुनाव लड़ी और समाजवादी पार्टी का 23% से 32% वोट बैंक पहुंचा और हम जब 47 सीटों पे से उससे बढ़कर हम 125 सीटों पर आए। और रही पूरे देश में महंगाई की बात, तो समाजवादी पार्टी जनता के एक एक व्यक्ति तक जाकर उसे महंगाई के बारे में बताई। आज आप देखिए डीजल की कीमत क्या है, पेट्रोल की कीमत क्या है, सीएनजी की कीमत क्या है, किसान की डीएपी की कीमत क्या है, यूरिया की कीमत क्या है। अगर किसान इस धरती पर पैदा ही नहीं करेगा तो हम लोग खाएंगे क्या? आज किसान वास्तविक भुखमरी के कगार पर है। जो सरकार कहती थी हम किसानों की दुगनी आय कर देंगे, वो लोग आज कहाँ हैं? समाजवादी पार्टी के हिस्से में सदन नहीं सड़क आई है और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर उतरने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव के इंतजार का आदेश का इंतजार कर रहा है और करबद्ध है। ठीक है अरुण जी, आपने सुना कि महंगाई का मुद्दा जो है समाजवादी पार्टी कह रही है, अखिलेश यादव ट्वीट कर भी कह रहे हो, भी सपा नेता हमारे बीच में नीरज जी वो भी कह रहे हैं कि आप लोग ध्यान भटकाने का सिर्फ काम करते हैं, अजान, हनुमान चालीसा जैसी चीजों को बीच में लाकर मेन मुद्दे जो है, मुख्य मुद्दे जो हैं, उनसे आप जनता को दूर कर देना चाहते हैं, इसलिए पूरी हवा दी जाती रहती है राजनीतिक दलों की तरफ से और आपकी तरफ से। देखिए, जहां तक मैं समझता हूं, समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, उनके कथनी और करनी में अंतर है। वो सिर्फ सत्ता को इसलिए चाहते हैं कि किस तरीके से लूट का संसाधन पिछले 12 से और 17 के बीच में जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर थी तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या थी? उत्तर प्रदेश का आप देख रही थी कि किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा था। गन्ना का कितना करोड़ों के करोड़ रुपए बकाया करके अखिलेश यादव जी छोड़ के गए थे उत्तर प्रदेश के किसानों के, जो बकाया था गन्ना का मूल्य। तो उन सभी चीज़ों को हमने ठीक किया है। और अभी हमारे साथी समाजवादी पार्टी के कह रहे थे कि भुखमरी से उत्तर प्रदेश की जनता, इसीलिए मैं कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं और कार्यकर्ताओं को एक भी अगर उत्तर प्रदेश में कहीं दृष्टांत दिखा देते वांगी जी आपके माध्यम से कि उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूख से मरा हुआ हो, यहां तक कि कोरोना के कार्यकाल में भी जब पूरा प्रदेश त्राही त्राही कर रहा था। अरुण जी के जवाब का सवाल का जवाब नीरज जी दीजिए। वो कह रहे कि महंगाई अगर है और आप मेन मुद्दों की अगर बात करते तो भूख की समस्या को भी तो हमने दूर किया, ये क्यों नहीं देखते आप? आपका ही कर्ज चुका रहे, वो कह रहे अगर आप गन्ना किसानों की बात करते हैं, अगर आपने जो कर्ज चढ़ाया वो उसको चुकाते आ रहे हैं, वो कह रहे हैं। मैडम आप शिक्षा, आप छात्र और नौजवान के लिए शिक्षा और नौकरी की बात कभी नहीं करेंगे। जब आप करेंगे देश को महंगाई की बात कभी नहीं करेंगे। आप जब बात करेंगे तो फ्री खाद्यान्न की, आखिर मैं हमारे छात्रों को पढ़ाते क्यों नहीं? फ्री खाद्यान्न क्यों देते हैं? नौकरी क्यों नहीं देते उसे? अरुण जी खाद्यान्न, आप नौकरी क्यों नहीं देते उन्हें? आपकी सरकार नौकरी क्यों नहीं देती? आ रही संदीप जी, आखिर आप ट्रैक बदलते रहते हैं। जब भी राजनीति में मैं तो कह सकता हूं पहले समाजवादी पार्टी को अपने कुनबे को दुरुस्त करना चाहिए। राजनीति करते हैं समाजवादी पार्टी अपने कुनबे को, सैफई परिवार को अपने कुनबे को दुरुस्त करना चाहिए। अरे सैफई परिवार, आप इतने घमंड में ना है। मैं घमंड में करता ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं के साथ कभी घमंड में नहीं रहती। अहंकार अगर किसी का रहता है, अगर मैं कह दूं आपकी अंदर की बात बता दूं कि अखिलेश यादव जी अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेताओं से कड़ाम से बात करते हैं। मैं जानता हूं कि आपकी पार्टी के नेता का व्यवहार और विचार यूरिया की कीमत बढ़ रही है। चुनाव के पहले किसान की यूरिया की कीमत बढ़ रही है। चुनाव के किसान की यूरिया की कीमत बढ़ रही है। अरुण जी जनता के बीच जाकर देखिए, जनता के बीच जाकर देखिए एक बार का भाव भंगिमा थी, उसको पहचाना है उत्तर प्रदेश की जनता ने, उत्तर प्रदेश के किसानों ने पहचाना है, उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने पहचाना है, उत्तर प्रदेश के गरीबों ने पहचाना है। और ये विश्वास क्या है तभी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर, लौरी विधानसभा वाले क्या करते हैं डीएसओ के साथ, जरा जाकर देखिए। ठीक है नीरज जी
आपने जो सवाल यहाँ पर पूछे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, अपराध, शिक्षा, इन सब के मुद्दों का बार बार बीच में लाते रहते हैं, लेकिन चुनाव से पहले लाते हैं, उससे पहले उतनी आवाज बुलंद होती नहीं है। मैं नावेश शिको जी का रुख करूंगी। नावेश जी, देखिए, सुना आपने किस तरीके से अब अरुण जी कह रहे हैं कि महंगाई का मुद्दा आप चाहे कितना भी उठा ले, चाहे कुछ भी आप कह ले, कुछ भी कह ले, जनता उनको मैंडेट दे चुकी है। और एक कौन सा करिश्मा है कि बढ़ती महंगाई के बीच में भी जनता महंगाई पर ही मुहर लगा जाती है। इसी चीज का ये बात सही है, ये बात सही है कि जनता का एक बड़ा विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। और ये भी सच है कि महंगाई बढ़ी है, बहुत ज़्यादा बढ़ी है। महंगाई के बारे में हर आदमी बचपन से सुनता आया है कि हर दौर में महंगाई बढ़ती है और उसके ऊपर रोना भी होता है। लेकिन ये वो दौर चल रहा है जब महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ी है। उसका ग्राफ अगर आप देखिए 2-3 दशक के अंदर देखिए तो बहुत तेज़ी से बढ़ा है, बहुत तेज़ी से बढ़ा है और आमदनी कम हुई है। इसको बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, एक बिल्कुल निष्पक्ष चश्मे से देखिए तो जनता, आम जनता, गरीब जनता, मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा परेशान है महंगाई से। इस बात में कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, उसके कार्यकर्ता और उसे वोट देने वाले, उस पर विश्वास करने वाले भी इस बात को स्वीकार करते हैं। जब चुनाव हो रहे थे, विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तो तमाम लोगों की राय सामने आ रही थी हर जगह से। तो ज़्यादातर लोग ये बात कह रहे थे कि महंगाई से हम बहुत परेशान हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी आमदनी कम हुई है और महंगाई बहुत तेज, महंगाई तो बढ़ती है हर दौर में, लेकिन बहुत तेजी से बढ़ी है, उसको लेकर परेशानी। लेकिन ये भी बात है कि भाजपा के ऊपर एक बड़ा विश्वास उन लोगों का ही है, उस जनता का, उस आम जनता का, उस गरीब का, जो परेशान भी है लेकिन उसको भाजपा से बड़ी उम्मीदें हैं, आशाएं हैं। महंगाई इतनी बढ़ रही है, उम्मीद जनता को भाजपा से लेकिन उतनी की उतनी है। ये चाहे लाउड स्पीकर लगा ले, चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन जनता सुनती नहीं है कुछ इनकी बातें। तो यहाँ विपक्ष की नाकामी भी तो है, विपक्ष भी तो कहेंगे ना कि नाकाम हो गया है मुद्दों को समझाने में। विपक्ष कमजोर है, नाकाम हो गया है और विपक्ष के बारे में सबको पता है। अब उसके बारे में ज्यादा समय नष्ट करने से फायदा नहीं है कि विपक्षी दल, एक मजबूत विपक्षी दल अगर कहा जाए, सबसे बड़ा विपक्षी दल कहा जाए तो समाजवादी पार्टी है। और उनके अंदर इतनी तकरार जब है तो जाहिर सी बात है कि वो जनता का मुद्दा कब और कैसे उठाएंगे। उनके पास फुर्सत ही नहीं है। कभी चाचा से झगड़ा, कभी आजम से झगड़ा, कभी आपस में झगड़ा, कभी बिखराव। इतनी, ये दुर्भाग्य उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश की जनता का ये दुर्भाग्य है कि विपक्ष एक बहुत बड़ी ताकत होती है, जनता के लिए काम करने के लिए होते हैं। विपक्षी एक अधिकार देती है जनता, हम आपको अधिकार इस बात का देते हैं कि हमारे मुद्दों को आप उठाइएगा। अगर सरकार से कोई खामी हो रही है, कोई गलती हो रही है, जनता के साथ वो काम नहीं कर रही है, तो विपक्ष ही जनता का प्रतिनिधि होता है और आवाज उठाता है। लेकिन विपक्ष इतना कमजोर है कि महंगाई की बात उठाई नहीं जा रही है। हाँ, आज आप जिस पे चर्चा कर रही हो एक बहुत बड़े नेता नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बात कही कि महंगाई के लिए हम लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करेंगे। तो आप उसकी चर्चा कर रही हो, मीडिया उसकी चर्चा कर रही हो। एक आरोप लगता है कि मीडिया हमारी बातें नहीं करती। क्यों नहीं करती है? लेकिन ट्रेंड किया सोशल मीडिया पर, मीडिया में आज इस चैनल में इस विषय पर बातचीत हो रही है कि एक नेता जो कि बहुत बड़े राष्ट्रीय नेता नहीं, प्रदेश के भी बड़े नेता नहीं, उन्होंने सिर्फ इतनी सी बात कही कि महंगाई के ऊपर हम, और बात सही है, महंगाई के ऊपर चर्चा होना चाहिए। और जब विपक्ष मजबूती से सवाल उठाते हैं तो सत्ता भी और ज्यादा बेहतर काम करती है। जैसे कि आपने देखा होगा चुनाव के टाइम में जब विपक्ष ने एक अपना घोषणा पत्र जारी किया और बिजली की बात की कि हम फ्री कर देंगे, तो योगी आदित्यनाथ सरकार ने बिजली फ्री तो नहीं की लेकिन कम से कम सस्ती कर दी। तो ये विपक्ष का भी योगदान जाता है जनता की राहत के लिए। लेकिन हमारा दुर्भाग्य, उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि विपक्ष मजबूत नहीं और जो है वो आपस में तकरार कर रहा है। लेकिन महंगाई एक बड़ा विश्वास है। जिस तरह से जनता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किए, भाजपा को भी चाहिए कि थोड़े से इन सब मुद्दों को पीछे कर दे। नकाब और बुरखा और लाउड स्पीकर और अजान और अरे भाई, आर्थिक नीति को मजबूत करो ताकि महंगाई कम हो, लोगों को रोजगार मिले। ये ज्यादा दिन तक ये विश्वास नहीं बरकरार रह पाएगा अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हुए तो। ठीक है, बिल्कुल सही बात कही अपने नावेद जी। और आर्थिक स्थिति को देख के यहाँ पर सरकार को आगे आम जनता के लिए भी यहाँ पर अब और राहत और किफायतों को सोचना चाहिए। मैं संदीप जी के पास जाती हूँ। संदीप जी, देखिए, समाजवादी कहते हैं कि हम मुद्दों का लाउड स्पीकर अब बजाएंगे, हम मुद्दों को अब लाउड स्पीकर के जरिए और जोर जोर से चिल्लाएंगे, क्योंकि आपकी आवाज तो सुनाई नहीं देती, विपक्ष जो बोलता है वो तो सुनता नहीं है यहाँ पर कोई आम आदमी। कांग्रेस कैसे, अब कौन सा लाउड स्पीकर इस्तेमाल करेगी इस महंगाई को और बुलंद करने के लिए, इसकी आवाज को और बुलंद करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से पिछली सरकार का भी आप देखिए तो विपक्ष का रोल सबसे ज्यादा अगर किसी ने अदा किया, चुनाव में भले सफलता नहीं मिली हमें, लेकिन अगर विपक्ष का रोल किसी ने अदा किया तो वो कांग्रेस थी।
कांग्रेस सड़कों पे थी और उसके बड़े बड़े नेता सड़कों पे थे, हमारे शीर्ष नेता सड़कों पे थे, कई बार हमारे बड़े प्रदेश अध्यक्ष जेल में गए। लेकिन आज समाजवादी पार्टी को जनता ने मैंडेट दिया विपक्ष का, सबसे बड़ी पार्टी बनाकर दिया। लेकिन आप बताइए अखिलेश जी ये कहीं पर निकल कर आए? या पिछले 5 साल में कहीं पर एक आंदोलन बता दीजिए जहां वो निकल कर आए? और आप कहते हैं कि विपक्ष की आवाज आप हैं, आप विपक्ष हैं, आप मजबूती से लड़ते हैं। आपने सिर्फ क्या किया इस चुनाव में? अभी आप कह रहे हैं कि क्या हुआ, क्यों आप हार गए? एक जाति और धर्म की राजनीति में एक हमारे यहाँ के नेता माननीय रघुराज प्रताप सिंह जी ने विधानसभा में एक बहुत बढ़िया दोहा कहा था। उन्होंने कबीर का दोहा कहा था कि चलती चक्की देख के देख कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। तो धर्म और जात की राजनीति में हम बिल्कुल नहीं बचे। लेकिन आज सच्चाई सुन लीजिए। और एक बहुत टॉपिक कांग्रेस का संदीप जी, हाँ मैंने कांग्रेस की तैयारी पूछी है, क्या है? मैं कांग्रेस की तैयारी बता रहा हूँ। ठीक है, कांग्रेस की तैयारी पर जरा जोर दीजिए। अभी सपा क्या करी क्या नहीं करी वो भी बताएंगे नीरज जी। जी ये राष्ट्रव्यापी मुद्दा है, पूरा राष्ट्र इससे परेशान है। और राष्ट्रीय स्तर पर हमने दिल्ली से लेकर पूरे प्रदेश में सबसे पहला अगर धरना किसी महंगाई मुद्दे पर दिया तो वो कांग्रेस थी। जिला स्तर से लेकर दिल्ली में, लखनऊ में, पूरे हर जिलों में हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने धरना किया, प्रदर्शन किया। और पहला कार्यक्रम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस थी। आगे भी हम लगातार महंगाई के मुद्दे को जिस प्रकार से उठाते रहे हैं सड़कों पर, जी आप संदीप जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को अगर जनता ने विपक्ष में बैठाया है तो अखिलेश यादव का है। जी संदीप जी बोलिए। एक सवाल ऐड कर देता हूँ उसके बाद। जी भाजपा के बारे में सवाल है। आप कहते हैं रामनवमी में जो है लगातार दंगे हो रहे हैं इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। आप बताइए, आप कहते हैं कि आपके सरकार में आने से रामराज आ जाता है। 9 राज्यों में ज्यादातर सांप्रदायिक जो है सौहार्द बिगड़ा, जिसमें से लगभग 4-5 राज्य आपके शासन, आपकी सत्ता है। जब आपके सत्ता आने के बाद भी वही हाल है तो आप किस रामराज की बात करते हैं? फिर आपको जनता क्यों चुने? आप जिस हिंदुत्व की बात करते हैं आप रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। खरगोन में हिंदुओं के ऊपर बम बरसाए जा रहे हैं। आप कहते हैं कि आपके आने से जो है रामराज आ जाएगा, हिंदुत्व आ जाएगा। तो आपकी सारी बातें खोखली हैं। आप सिर्फ सत्ता के लिए परेशान रहते हैं। संदीप जी आपने समाजवादी पार्टी से भी सवाल कर लिया, आपने बीजेपी से भी सवाल कर लिया। लेकिन देखिए सवाल यहाँ पर क्या है कि आपने बीजेपी शासित राज्यों को तो गिना दिया जहां पर आपने देखा कि तस्वीरें सामने आई रामनवमी के दिन। लेकिन जो कांग्रेस जहां पर सरकार चला रही वहां की तस्वीरों को आप नहीं गिनाते, वहां पर क्यों आप नहीं बात करते? उसको भी सोचिए जरा। आती हूँ मैं इसी सवाल के साथ आपके पास। पहले मैं नीरज जी के पास चलूंगी। नीरज जी, संदीप जी कह रहे हैं यहाँ पर आप और बीजेपी से दोनों से उनका सवाल है कि आप सड़कों पर कहाँ हैं भाई? अभी भी अखिलेश यादव ट्विटर पर ही ट्वीट करते हैं। उनके एक नेता के द्वारा जो वहां पर एक लाउड स्पीकर लगाया गया उसको बाकायदा कह देते हैं कि समाजवादी पार्टी मुट्ठू का लाउड स्पीकर लगाएगी। लेकिन अखिलेश यादव कहाँ है? वो कहाँ लाउड स्पीकर लेकर निकल रहे हैं? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कल भी अपने विधानसभा क्षेत्र करेल में जनता के बीच थे और आज भी उनका कार्यक्रम आगरा का था जो रद्द हो गया। कार्यकर्ताओं के बीच जाकर समीक्षा कर रहे हैं और जानकारी कर रहे हैं आगे चुनाव की बात और एक कार्यकर्ता से मिल रहे हैं। रही बात कांग्रेस पार्टी की, अगर कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका निभा रहा होता तो उत्तर प्रदेश में उनकी 2 सीटें ना आई होती, अगर वो थोड़ी भी मजबूती से। इसलिए समाजवादी पार्टी पे आरोप ना लगाते हुए प्रमुख जो भारतीय जनता पार्टी बैठी है उससे सवाल करें। दूसरी बात है, आप मैडम ये पता करिए आज उत्तर प्रदेश में जो गर्मी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने की चीज थी नींबू, उसकी कीमत क्या है? पूरे चुनाव में आपके नेताओं ने भाजपा से ज्यादा कांग्रेस पे हमला किया है। उनके स्टेटमेंट सुनिए। आप क्या बात कर रहे हैं? आप भाजपा से कहां लड़ रहे हैं? भाजपा तो आपकी साइड का है। अरे संदीप जी आप रहने ही दीजिए, आप रहने ही दीजिए। क्यों रहने दे भाई? संदीप जी आप रहने दीजिए। आप उत्तर प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ते तो स्थिति ये नहीं होती। देखिए आप गुमराह मत करिए, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। अखिलेश यादव ने जो कौन से कार्यक्रम में अखिलेश यादव जी नहीं थे? मैं कह रहा हूँ एक धरना बताइए। क्यों लखीमपुर में किसानों के ऊपर जब लाठीचार्ज हुआ तो अखिलेश यादव जी गिरफ्तार नहीं हुए? प्रियंका घर से गिरफ्तारी देते हैं। प्रियंका जी दिल्ली से आकर लखीमपुर तक पहुंच जाती जी। अखिलेश जी लखनऊ में रहते हुए उन्हें जब घर से निकलने ही नहीं दिया जाता है, प्रशासन रोक लेता है तो उसमें प्रशासन की भारतीय जनता पार्टी पूर्ण तरह समाजवादी पार्टी को रोकने में लगी थी। लखनऊ में रहते हुए लखीमपुर नहीं पहुंच पाते हैं, क्यों? अच्छा सुनिए संदीप जी और नीरज जी, चुनाव के समय में जिन्ना प्रशासन नहीं जाने देता प्रमुख विपक्षी। आप एक सिक्के के 2 पहलू है। आप ध्रुवीकरण को बढ़ावा देते हैं
आप अभी जिन्ना की बात आप करते हैं, हम तो गन्ना की बात करते हैं। गन्ना किसान का भारतीय जनता पार्टी ने पूरा पेमेंट करा दिया। अच्छा, बी टीम कांग्रेस से या सपा है? मैडम, सबसे बड़ी बात देखिए, आप दोनों ने जो एक दूसरे पर आरोप लगाया ना, यही देखिए तस्वीर दिखती है चुनावों के दौरान भी नावेद जी, क्या ऐसे एक दूसरे पर बी टीम बता के आरोप लगाकर जनता को मुद्दों तक लेकर नहीं जा पाते आप लोग? अरुण जी भाई, कौन आपके साथ है? कभी बीएसपी आपके साथ बी टीम में हो जाती है, कभी कांग्रेस हो जाती है, कभी सपा हो जाती है, और आपस में गठबंधन कर लेते हैं। ये सब क्या है? कौन आपके साथ कौन है? ऐसा है शिवांगी जी, हाँ, कि पिछले 1-2 वर्षों नहीं, पिछले दशक में आपने देखा कि विपक्षी आंदोलन और विपक्षी नेता इनका धार कुंद हुआ है। और ये मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि हम चाहते हैं कि सकारात्मक विपक्ष हो, हम चाहते हैं कि वो अपनी आवाज़ उठाएं, हमसे मिलें, मुख्यमंत्री से मिलें, प्रधानमंत्री से मिलें, एक फार्मूले के साथ मिलें, जनता को बताएं कि ये फार्मूला हम प्रधानमंत्री के पास ले जा रहे हैं, जनता को बताएं कि कल तक हम मुख्यमंत्री के पास ये फार्मूला ले जा रहे हैं। देखिए भाई, सुन लीजिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था, बात सुन लें आप बात सुन लें, उसके बाद आप फिर पूरी जवाब दीजिएगा। खैर, अगर कांग्रेस पार्टी को परेशानी है तो मैं उसका जवाब तो दे नहीं सकता। निश्चित रूप से अभी आप कह रहे थे कांग्रेस पार्टी का तो शीर्ष नेतृत्व, अब उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी अपनी जिम्मेदारी ले ही नहीं रही है। आप बात जहां महंगाई की हो रही थी, तहां आप उलझा रहे हैं दूसरे तरीके में। कांग्रेस पार्टी अपने पूरे चुनाव का मंथन प्रियंका गांधी को केंद्र बिंदु रख करके नहीं कर रही है। आखिरकार पूरे चुनाव में टिकटों का वितरण प्रियंका गांधी और प्रियंका गांधी के कुनबे ने किया। ये पूरी उत्तर प्रदेश की मीडिया जगत के हर लोग जानते हैं। और अगर मीडिया आपकी बात उठाएगी तो आप कहने लगेंगे हमारे विरुद्ध है मीडिया। मैं कह सकता हूं बहुत जिम्मेदारी से, जिस चैनल पे मैं बैठा हूं, भारत समाचार पे, हमारी तमाम कमियों को भारत समाचार हमें दिखाता रहा, हम उससे प्रेरणा लेते रहे और अपने में सुधार करते रहे। मैं कह सकता हूँ भारत समाचार ने कोरोना में भी हमें रास्ता दिखाया। भारत समाचार आज महंगाई पे डिबेट कर रहा है। आप जिस चैनल में बैठे उसकी जिम्मेदारी समझे तो निश्चित रूप से हम इन चीजों को देखते हैं। अगर पत्रकार हमारा ध्यान आकृष्ट करता है, अगर विपक्ष के नेता हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं, और उसी के तहत हमने काम किया है। ठीक है संदीप जी और नीरज जी, आप दोनों एक पत्र लिखिए और प्रधानमंत्री के पास जाइए। अरुण जी कह रहे हैं जरा वहां पर जाइए और उसके बाद आप कहिए कि हम गए और हमारे बात को सुना ही नहीं जा रहा है, पीएम खुद नहीं सुन रहे, जनता तक उस बात को भी पहुंचाइए। मैं छोटे से ब्रेक ले रुक रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आऊंगी, चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आखिरकार महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी क्यों अभी तक कोई बयान खुलकर नहीं दे रही है, ये बड़ा सवाल है। जनता से जुड़ा मुद्दा महंगाई का आज सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिससे त्राहिमाम हो रहा है। वापस लौटते हैं एक ब्रेक के बाद।